10th क्लास बायोलॉजी में एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आपको पता है कि हम जैव प्रक्रम चैप्टर को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जीव के शरीर के अनुरक्षण के लिए जो भी प्रक्रम होते हैं वे सभी जैव प्रक्रम कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। हमने आपको बताया था पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, श्वसन, प्रजनन, ये सभी क्या हैं? लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैव प्रक्रम हैं। फिर हमने आपको पोषण के बारे में बताया था। पोषण के बारे में मैंने बताया था आपको, पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में मैंने बताया था आपको कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। जिस प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए चार चीज़ें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला सूर्य का प्रकाश, उसके बाद पर्णहरिम, उसके बाद जल, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमने प्रयोग द्वारा आपको कल बताया था कि कैसे हम सिद्ध करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है। प्रयोग भी कल कराया था हमने आपको। हमने फिर आपको दूसरा प्रयोग कराया था, प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। आज मैं तीसरा प्रयोग आपको करा रहा हूँ, प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम अर्थात क्लोरोफिल आवश्यक है। आपने बहुत सी ऐसी पत्तियां देखी होंगी जो 100% हरी नहीं होती, उनमें कुछ लाल रंग की या पीले रंग की या सफ़ेद रंग की चित्तियां होती हैं, उनको कहते हैं चित्तीदार पत्तियां। जैसे क्रोटन, कोलियम, इस तरह के पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियां चित्तीदार होती हैं। इस पूरी पत्ती में पर्णहरिम नहीं होता, छोटे से हिस्से में पर्णहरिम होता है। जिन हिस्सों में पर्णहरिम होता है वो तो हरे रंग की होती हैं और जिनमें पर्णहरिम नहीं होता है वो सफ़ेद, पीली या लाल होती है। तो हमने क्या किया, इसके लिए क्रोटन, कोलियम या दूसरी कोई हरे रंग की चित्तीदार पत्ती वाला एक पौधा लिया। इस पौधे को 2 दिन अंधेरे में रखा। क्यों रखा? क्योंकि उसमें जो पहले से मंड मौजूद है वो मंड समाप्त हो जाए, क्योंकि भोजन बनना बंद हो जाएगा अंधेरे में। फिर कुछ समय तक सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। अब सूर्य के प्रकाश में इसलिए रखें ताकि मंड बने। पौधे से एक पत्ती को तोड़कर इसे एथिल एल्कोहल में उबालकर पर्णहरिम रहित कर देते हैं। अब उस पत्ती को तोड़ा, एथिल एल्कोहल में उबालने से क्या होगा, ग्रीन पिगमेंट गायब हो जाएगा। इसके बाद आयोडीन परीक्षण करते हैं। आयोडीन परीक्षण से हमें पता लगता है कि मंड केवल वहीं बना था जहाँ पर पर्णहरिम मौजूद था। जहाँ पर पर्णहरिम था ही नहीं वहाँ मंड का संश्लेषण भी नहीं हुआ। तो इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि मंड के निर्माण के लिए अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरिम का होना अति आवश्यक है। ये 3 प्रयोग हैं। तीनों प्रयोग में से एक प्रयोग बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आप तीनों प्रयोग तैयार करें। अब हमें परपोषण पर आ जाना है। स्वपोषण हमने कंप्लीट कर दिया, प्रकाश संश्लेषण पढ़ा दिया और सारे एक्सपेरिमेंट करा दिए। अब आते हैं परपोषण में। परपोषण हमने बताया था 3 तरीके का होता है, प्राणी संभोजी, परजीवी और मृतोपजीवी। तो चाहे इनमें से कोई भी परपोषण हो, पोषण में 5 चरण अवश्य हैं। जंतु जो पोषण अपना करेगा तो उसमें 5 स्टेप होते हैं। पहला होता है अंतर्ग्रहण, इसको होते हैं इंजेशन। दूसरा होता है पाचन, जिसको होते हैं डाइजेशन। तीसरा होता है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। पांचवा होता है स्वांगीकरण, को होते हैं एसिमिलेशन। और पांचवा होता है मल विसर्जन, इट मीन्स इजेशन। अब होता क्या है, सबसे पहला काम, जैसे हम अपना ही एग्जाम्पल ले लें, हम सबसे पहले सब्जी और रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में डालते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या है, इंजेशन है, अंतर्ग्रहण है। ये क्या है, जंतु द्वारा बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है। जैसे एक कोशी जंतु अमीबा है, पैरामीशियम है, ये अपनी कोशिकाओं की सतह से भोजन इकट्ठा करते हैं, एकत्र करते हैं, ग्रहण करते हैं।
हाइड्रा स्पर्शकों, हाइड्रा में स्पर्शक होते हैं हाथ जैसे, तो उनसे पकड़ के अपना भोजन अपने मुंह में लेते हैं। मनुष्य अपने हाथों से पकड़ के अपने मुख में भोजन ग्रहण करता है। इस तरह से भोजन को मुख तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या है? अंतर ग्रहण है। दूसरा है पाचन। अब भोजन हमारे मुख के द्वारा हमारी भोजन नली में जाता है और भोजन नली से होकर पूरे आहार नाल में होता हुआ गुजरता है। तो भोजन आहार नाल में जाके पचता है। तो क्या है इसमें? भोज्य पदार्थ जो कुछ हमने अंतर ग्रहण किया वो शरीर के अंदर भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा शरीर की कोशिकाओं के अवशोषण के योग्य बनाया जाता है। इन क्रियाओं को सम्मिलित रूप से पाचन कहा जाता है। जैसी रोटी जैसी सब्जी हम खाते हैं वैसी वैसी कोशिकाओं में नहीं जाती। कोशिकाओं में जाती है जिस रूप में, उस रूप में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? इसको ग्लूकोज और सरल कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित कर देते हैं। तो पाचन में क्या करते हैं? जटिल पदार्थों को जो हम भोजन में लेते हैं उन सरल पदार्थों को तोड़कर ग्रहण करने योग्य बना लेते हैं। फिर तीसरा आता है अवशोषण। आहार नाल जो है हमारा, विशेषकर छोटी आंत और बड़ी आंत, वहाँ पर पचा हुआ भोजन हमारे ब्लड में जाता है। उससे जो हमने भोजन पचाया है वो रुधिर में विसरित हो जाएगा। तो क्या है? आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं के विसरित होकर रुधिर यानी रक्त में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। फिर आता है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। मतलब हमारे जीव द्रव्य में कैसे पहुंचेगा? अवशोषित भोजन को कोशिकाओं द्वारा ग्रहण करके उसे जीव द्रव्य में विलीन करने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। आपको हमने बताया था जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार। जीव द्रव्य में जब तक हमारा भोजन नहीं पहुंचेगा लास्ट तक, तब तक हमारा अनुरक्षण पूरा नहीं हो पाएगा। जीव द्रव्य में पहुंच गया स्वांगीकरण होकर। अब क्या है? जो हमने खाया सारा का सारा तो हम इस्तेमाल कर नहीं पाए, इसमें कुछ वेस्ट की, कुछ टॉक्सिक चीज़ें बनी, वो हमारी बॉडी से निकलना बहुत जरूरी है। वो आता है बहिक्षेपण, इजेशन में। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उस सारे भोजन का पाचन नहीं होता है। पाचन क्रियाओं के बाद भी भोजन में कुछ अपशिष्ट पदार्थ शेष रह जाते हैं, अतः शरीर से अपच या अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने की क्रिया को बहिक्षेपण या मल विसर्जन कहते हैं। इसके लिए पूरा यूनिट हमारे पास, उत्सर्जन तंत्र, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो 5 चरण बताए हैं प्रत्येक परपोषी जंतु में संपन्न होते हैं। अब हर एक में अलग अलग तरीके से संपन्न होते हैं। इसकी डिटेल आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।